Hello everyone, welcome to Sriram's IS. I hope everybody is doing good. Things are fine at your place. Let's start with today's session where we'll cover these articles. We'll talk about Time Use Survey 2024. This you can connect it with your GS paper 3 और इंक्लूसिव ग्रोथ के आर्टिकल से भी आप इसको लिंक कर सकते हो. जब कॉन्टेक्स्ट आएगा तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी. 3 लैंग्वेज फार्मूला बेसिकली तमिलनाडु और सेंटर के बीच में देर इज़ दिस you can say an issue that is revolving around 3 language formula जहाँ पर जब आर्टिकल आएगा ना आई लेट यू नो. ठीक है, तो ये आप अपने जीएस पेपर 2 से कनेक्ट कर सकते हो. वन नेशन वन पोर्ट इनिशिएटिव इंफ्रास्ट्रक्चर डोमेन जीएस पेपर 3, कलाकड़ मुदुनथुराई टाइगर रिजर्व प्रीलिम्स एंड इंडिया और यूरोपियन यूनियन के रिलेशंस. ऑब्वियसली इंटरनेशनल रिलेशन से इंपॉर्टेंट है. सो दिस वी विल बी डिस्कसिंग टुडे. श्रीराम्स आईएएस हैज बीन सर्विंग द नेशन सिंस 1985. यू कैन ट्रस्ट द क्वालिटी कंटेंट दैट इज बीइंग शेयर्ड विद यू एंड यू हैव कॉमेंट सेक्शन. आप अपने फीडबैक शेयर कर सकते हो. वट एवर इज़ योर जेन्युइन फीडबैक डू लेट मी नो. चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब भी कोई भी सेशन आता है आपको नोटिफिकेशन आ जाए. जैसे अभी 2025 के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, अटेम्प्ट देने जा रहे हैं, तो प्रीलिम्स की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है जिसमें जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं टॉपिक वाइज कवर करवाए जा रहे हैं. लाइव सेशंस होते हैं, यू कैन रेफर दीज सेशंस. और जो 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो देर इज दिस यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स फॉर यू दैट श्रीराम्स आईएएस इज ऑफरिंग. इसमें आपको 1-to-1 मेंटरशिप, थीमेटिक सेशंस, सीसैट की क्लासेस, जीएस सेशंस, हर एक चीज़ मिलेगी इन डिटेल. तो अगर आप इसके बारे में और भी जानना चाहते हैं कोर्स के बारे में एंड यू विश टू गेट योरसेल्फ एनरोल्ड, तो आपको ना एक कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन्स पर दिख रहा होगा. आप कॉल करना, यू विल गेट द कंप्लीट पिक्चर ऑफ इट. ठीक है, शुरू करते हैं विद द वेरी फर्स्ट आर्टिकल, टाइम यूज सर्वे 2024. ये ऐसा आर्टिकल है जो आप अपने मेंस में जब आंसर्स लिख रहे हो तो बहुत सुंदर तरीके से इसको यूज कर सकते हो. ठीक है, मैं आपको कॉन्टेक्स्ट बताती हूँ. So here National Statistics Office NSO that is under the Ministry of Statistics and Program Implementation, उन्होंने रिलीज किया है टाइम यूज सर्वे 2024. तो बेसिकली ये सेकेंड नेशन वाइड सर्वे है, 2019 के बाद हुआ है. ये सर्वे किसने कंडक्ट किया? एनएसओ ने. कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन. पहली बार ये सर्वे कंडक्ट हुआ 2019 में. अब ये इसका सेकेंड एडिशन है. इसका पर्पस क्या है? एक इंसान हर दिन अपना टाइम कैसे स्पेंड कर रहा है, तो वो ये सर्वे से पता चलता है. इट कलेक्ट्स द डेटा ऑन डिफरेंट एक्टिविटीज पीपल डू लाइक पेड वर्क, अनपेड वर्क, केयर गिविंग, लर्निंग, गोइंग टू स्कूल एंड स्टडिंग एंड ट्रेनिंग, या फिर क्लीनिंग एंड कुकिंग और डूइंग एनी बिजनेस और जॉब और फार्मिंग, या फिर जस्ट खाली बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, पेपर पढ़ रहे हैं, या you are spending, how you are spending your time basically. आप ट्रैवल कर रहे हो, सोशलाइजिंग, what are your daily activities. अब ये आएगा ना कि मैं दिन में क्या कर रहा हूँ, ये जानने, मतलब why this is so important. इसके लिए सर्वे बेसिकली क्या है, मोस्ट सर्वेज दे फोकस ओनली ऑन जॉब्स एंड इनकम, राइट. बट ये वाला सर्वे अलग है. यहाँ पर जॉब और इनकम के अलावा कुछ ऐसी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी होती हैं, जैसे हाउस होल्ड वर्क है जो कि इतना टाइम लेता है दिन का, लेकिन वहाँ पर आप उनको पे, आपकी घर पे आपकी मम्मी खाना बनाती है, राइट. तो क्या यू वो जो काम वो कर रही हैं, क्या वो पेड वर्क है? नहीं है ना. तो आप पेमेंट कर रहे हो, नहीं कर रहे हो. सो बेसिकली ये भी एक काम है, हाउस होल्ड वर्क भी एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, केयर गिविंग है, राइट. सो दे आर नॉट काउंटेड इन द रेगुलर इकोनॉमिक रिपोर्ट्स. ये इंपॉर्टेंट है. ये बेसिकली इट शोज कि हाउ मेन एंड वुमेन डिवाइड देयर टाइम बिटवीन द वर्क एंड हाउस होल्ड ड्यूटीज. इट हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड द सोशल स्ट्रक्चर, राइट. इट ट्रैक्स द लाइफस्टाइल चेंजेस भी ट्रैक कर रहा है कि कैसे टेक्नोलॉजी अफेक्ट कर रही है डेली लाइफ को. अब ऐसे हर एक कंट्री ऐसे सर्वे कंडक्ट नहीं करती. इंडिया इज वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज. ऑस्ट्रेलिया करती है, जापान करती है, साउथ कोरिया करती है, यूएसए, चाइना, राइट. सो टाइम यूज सर्वे एक वैल्यूएबल टूल है टू अंडरस्टैंड कि कैसे लोग बैलेंस कर रहे हैं अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपना बैलेंस कर रहे हैं वर्क को, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को और अपने पर्सनल टाइम को, right. So it helps policy makers to make better decisions to improve the work life balance. अगर उन्हें पता चलेगा तो फिर हिसाब से वो
वैसी पॉलिसीज भी आएंगी कि वो ऐसी पॉलिसीज जो आपके वर्क लाइफ बैलेंस को इंप्रूव करें, जहां पर जेंडर इक्वालिटी बहुत आए, राइट। सो मैं आपको इसमें डेटा दूंगी जो आप अपने आंसर्स में यूज कर सकते हैं। बाकी आई होप पर्पस आपको पता चल गया है। सो कैसे इंडिविजुअल्स एलोकेट कर रहे हैं अपने टाइम को पेड वर्क में, अनपेड डोमेस्टिक वर्क में, केयर गिविंग में। और इंडिया सिर्फ एक इकलौती ऐसी कंट्री नहीं है, बाकी ये सब कंट्रीज भी हैं। तो ये सर्वे अलग इसलिए है क्योंकि ये इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज दोनों को कैप्चर करता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि कितना परसेंट कहाँ कहाँ जा रहा है। देखो 15 to 59 ईयर्स की जो ब्रैकेट है, इसमें 75% ऑफ द मेन एंड 25% ऑफ द वुमेन दे आर इन्वॉल्व इन पेड वर्क 2024 के हिसाब से, राइट। अब धीरे धीरे पहले क्या था ना, ये जो 25% फीमेल्स एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज में आई हैं, पहले ये नंबर 21.8% था, मतलब फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ा है, ठीक है। अब विमेन्स आर स्पेंडिंग लेस टाइम ऑन हाउस होल्ड वर्क। 2019 में विमेन स्पेंड, आप लगा लो कम से कम भी 5 घंटे 15 मिनट पर डे वो अपना अनपेड डोमेस्टिक वर्क करती थी। 2024 में वो टाइम कम होके ऐसे हुआ है 5 hours 5 minutes per day. Basically, this is a shift towards paid employment, right? अब केयर गिविंग में आप लगा लो ऐसे होता था कि विमेन सिर्फ केयर गिविंग होंगी, राइट। चाइल्ड रियरिंग में सिर्फ विमेन दिखेंगी, अब नहीं है ऐसा। मेन का रोल भी ग्रो कर रहा है। 41% of the women and 21% of the men, they took care of children, their sick family members, their elderly. विमेन जहां पर स्पेंड करती हैं केयर गिविंग में, आप लगा लीजिए कितना 140 मिनट्स पर डे, वहीं पर मेन स्पेंड करते हैं 74 मिनट्स पर डे। अब यूपीएससी ऐसे नहीं पूछेगी कितने मिनट्स विमेन स्पेंड कर रही हैं कितने मेन स्पेंड कर रहे हैं, आपको एक जनरल आइडिया पता होना चाहिए। तो बेसिकली आप ये कोट कर सकते हैं जब ये एक ऐसे लिख रहे हैं, एक आंसर लिख रहे हैं कि मेन्स आर नाउ पार्टिसिपेटिंग also more in child rearing and elder care. They are showing it is showing कि gender roles भी अब change हो रहे हैं, and you can quote time use survey का जो fact है, right? So this is about कि more free time is there, more children are learning. तो यहाँ पर हर एक परसेंटेज उन्होंने दे रखी है, आप चाहें तो एक बार पढ़ सकते हैं। ओवरऑल मैं अगर आपको इस सर्वे का मैसेज बता दूं तो वो ये है कि मोर विमेन्स आर ज्वाइनिंग द वर्कफोर्स। हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज अब सिर्फ विमेन पे नहीं है, मेन पे भी है, बैलेंस धीरे धीरे आ रहा है, राइट। लेजर टाइम भी बढ़ रहा है, तो मतलब वर्क लाइफ बैलेंस इंप्रूव हो रही है। पीपल आर स्टिल एंगेज्ड इन सर्टेन सेल्फ सफिशिएंट एक्टिविटीज लाइक फार्मिंग एंड क्राफ्टिंग, राइट। सो ये था आपका पूरा आर्टिकल। आगे बढ़ने से पहले लेट मी टेल यू, श्रीराम आईएएस हैज बॉट दिस ग्रेट इनिशिएटिव पॉडकास्ट सीरीज है, जिसके चलते बेस्ट ऑफ फैकल्टीज आपस में कुछ हॉट बर्निंग इश्यूज होते हैं वो डिस्कस करते हैं, एंड आप अपने आंसर्स में वो यूज कर सकते हो, ठीक है जी। तो इसी के साथ साथ बहुत से एपिसोड आउट हो चुके हैं, आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो इसके अलावा आपको और भी करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हैव अ लुक ओवर इट। आगे बढ़ते हैं। अभी रिसेंटली क्या हुआ है ना, तमिलनाडु ने अपोज किया है दिस 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, और इससे तमिलनाडु और सेंटर के बीच में देयर इज अ फ्रिक्शन। तमिलनाडु बहुत लंबे समय से सिर्फ उनका जो स्टैंस है वो एक फर्म स्टैंस है उनका कि 2 लैंग्वेज पॉलिसी होनी चाहिए। अब ये 2 लैंग्वेज 3 लैंग्वेज क्या है? 3 लैंग्वेज फॉर्मूला बेसिकली 1968 में जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन है तब ये इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें वो बोलते हैं कि एक बच्चा 3 लैंग्वेजेस लर्न करे, एक रीजनल लैंग्वेज, एक हिंदी और एक इंग्लिश, राइट। तो अगर कोई हिंदी स्पीकिंग स्टेट है तो वहां पर दे कैन स्टडी एनी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज ऑल्सो इंस्टेड ऑफ हिंदी एज देयर 3rd लैंग्वेज। तमिलनाडु यहां पर कह रहा है कि देयर इज ओनली दिस 2 लैंग्वेज, 3 लैंग्वेज नहीं। इस पे हमें बात करनी है आज, राइट। लैंग्वेज का जो टॉपिक है एज ये आप अपने जीएस पेपर 2 से आप कनेक्ट कर सकते हो, आपको इसका स्टैटिक पार्ट मिल जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या एक 3rd लैंग्वेज कंपलसरी होनी चाहिए, इस पे बात करनी है। देखो फर्स्ट लैंग्वेज तो वो होगी जो आपकी मदर टंग है, राइट। जैसे तमिल के लिए उनकी फर्स्ट लैंग्वेज तमिलनाडु के लिए देयर फर्स्ट लैंग्वेज इज तमिल, कर्नाटका के लिए इट इज कन्नड़ा। सो रीजनल लैंग्वेज
बच्चा सीखेगा वो उसकी फर्स्ट लैंग्वेज होगी। सेकेंड लैंग्वेज होगी हिंदी और इंग्लिश। हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स जो होंगी वो दे विल मस्ट लर्न इंग्लिश या फिर कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, और जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं वहां पर हिंदी टोट करी जाए एज दी सेकेंड लैंग्वेज। जैसे मान लीजिए केरला के लिए हिंदी विल बी द सेकेंड लैंग्वेज, इंग्लिश विल बी द सेकेंड लैंग्वेज इन उत्तर प्रदेश, राइट। फिर आई बात आपकी थर्ड लैंग्वेज की, कोई भी इंडियन लैंग्वेज या फिर इंग्लिश, मतलब दैट कैन बी योर थर्ड लैंग्वेज ऑल्सो। जैसे इंग्लिश कैन बी द थर्ड लैंग्वेज इन तमिलनाडु, संस्कृत कैन बी द थर्ड लैंग्वेज इन मध्य प्रदेश। सो ओवरऑल 3 लैंग्वेज का मतलब हिंदी, इंग्लिश और आपकी रीजनल लैंग्वेज। अब तमिलनाडु हैव द स्ट्रॉन्ग स्टैंस कि 3 लैंग्वेज नहीं 2 लैंग्वेज ही होनी चाहिए, और ये उनका अभी का स्टैंस नहीं है, बहुत पुराना, मतलब डेकेड्स हो गए हैं, दे आर फॉर्म ऑन देयर स्टैंस। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम ये जानते हैं कि सबसे पहले तो अगर ये आप एडिशनल लैंग्वेज कोर्सेज में अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो इससे दिक्कत क्या आएगी। आज भी ऐसे स्कूल्स हैं जहां पर देयर आर नॉट ट्रेन टीचर्स, दे लैक ट्रेन टीचर्स। तो थर्ड लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन माइट बी डिफिकल्ट, देयर इज शॉर्टेज ऑफ क्वालिफाइड लैंग्वेज टीचर्स। दूसरा रिसोर्सेज और इंफ्रास्ट्रक्चर भी, टीचिंग एंड लैंग्वेज लैब्स, स्कूल लैब्स, टेक्स्ट बुक्स ऑल्सो, राइट। इट विल मेक इट डिफिकल्ट टू प्रोवाइड दैट क्वालिटी लैंग्वेज एजुकेशन, दैट कैन बी अ चैलेंज। स्टूडेंट्स पे भी बर्डन हो सकता है, क्योंकि अगर एक बच्चा इतनी मल्टीपल लैंग्वेजेस ग्रास्प करना, उसके लिए भी इट इज अ स्ट्रगल, especially those who are coming from economically weaker backgrounds, right? For example, in Tamil Nadu, students from rural areas, they will find it difficult to learn Hindi as a third language क्योंकि there is a limited exposure, right? So that is the scenario. Clear है? Now रही बात ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन की, तो आप आर्टिकल 343 आपको पता है, हिंदी in Devanagari script is the official language of the union. English was used to be the official language for 15 years, but अब बाद में उसको extend भी कर दिया, ठीक है। Language of the state legislatures, they can adopt 1 or more languages, right? They can use their language or official language, they can use their language or Hindi also, depending, ठीक है। जैसे महाराष्ट्र यूजेस मराठी एज देयर ऑफिशियल लैंग्वेज, पंजाब यूज पंजाबी एज देयर ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है जी। तो क्या अब ये जो तमिलनाडु और सेंटर के बीच में जो ये कॉन्फ्लिक्ट है, इसको कैसे हम बात कर सकते हैं, इस पे बात करते हैं कि यहाँ पर देखो, देयर कैन बी अ सॉल्यूशन दैट प्रमोट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। यू प्रमोट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म थ्रू डायलॉग। एक जॉइंट कंसल्टेटिव बॉडी एस्टैब्लिश करते हैं वेयर यू डिस्कस द लैंग्वेज पॉलिसीज, यू एंश्योर नेशनल के गोल्स क्या है, रीजनल कंसर्न्स क्या है, राइट। यू ग्रांट फ्लेक्सिबिलिटी इन इंप्लीमेंटिंग द लैंग्वेज पॉलिसीज, allow states to adapt the 3 language policy based on their linguistic diversity, educational capacity, ठीक है। So these were the things. आगे बढ़ते हैं with the next article. I hope things are clear to you. Moving ahead, we'll talk about one nation, one port process. Now what is that? हाल ही मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज ने लॉन्च किया है दिस वन नेशन वन पोर्ट प्रोसेस टू स्टैंडर्डाइज एंड स्ट्रीमलाइन द ऑपरेशंस अक्रॉस इंडिया के जो मेजर पोर्ट्स हैं, सिंप्लीफाई द ऑपरेशंस एट ऑल द मेजर पोर्ट्स इन इंडिया, स्टैंडर्डाइज दैट। व्हाट डज दैट मीन? इस टाइम पे क्या होता है ना, राइट नाउ अलग अलग पोर्ट्स हैं इंडिया के अंदर और ये अलग अलग रूल्स, अलग अलग प्रोसीजर्स, अलग अलग सिस्टम फॉलो कर रहे हैं फॉर कार्गो हैंडलिंग, फॉर कस्टम क्लियरेंस, फॉर डॉक्यूमेंटेशन, फॉर अदर पोर्ट रिलेटेड एक्टिविटीज़। डिले होता है, कंफ्यूजन होता है, इनएफिशिएंसी आती है। अगर वन नेशन वन पोर्ट प्रोसेस होगा तो जितने भी मेजर पोर्ट्स हैं वो सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, दे विल फॉलो द गाइडलाइंस, जिससे कि पोर्ट ऑपरेशन फास्ट होगा, लेस पेपर वर्क होगा, एक यूनिफॉर्म सिस्टम आ जाएगा, इट विल बी मोर एफिशिएंट। इंडिया का ट्रेड और बूस्ट होगा क्योंकि बॉटलनेक्स जो हैं पोर्ट्स पे वो कम होंगे, लॉजिस्टिक और स्मूथ होगा और इंडियन पोर्ट्स विल अलाइन विद द ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑल्सो। यहाँ तक अगर क्लियर है तो फिर आगे इट्स जस्ट अ केक फॉर यू।
वन नेशन वन पोर्ट प्रोसेस इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज ने लॉन्च किया, जिसका एम है टू स्टैंडर्डाइज एंड स्ट्रीमलाइन द पोर्ट ऑपरेशंस अक्रॉस इंडिया. It seeks to eliminate inefficiencies, reduce documentation, trade competitiveness enhance करना और एक ग्लोबल मैरीटाइम हब बनना. राइट, ये मैंने आपको बता ही दिया है कि डॉक्यूमेंटेशन कम हो, पोर्ट ऑपरेशन सारे स्टैंडर्डाइज हो जाएंगे, यूनिफॉर्म हो जाएंगे. राइट, मैत्री डिजिटल प्लेटफॉर्म, इट इंटीग्रेट्स AI एंड ब्लॉकचेन फॉर ऑटोमेटेड ट्रेड अप्रूवल. ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पर लो कार्बन लॉजिस्टिक हो, सस्टेनेबल शिपिंग हो, मॉडर्नाइज पोर्ट शिप फैसिलिटीज हो. फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दिया जाए फॉर डोमेस्टिक शिपयार्ड्स. इंडिया की मैरीटाइम इंडस्ट्री को बेसिकली स्ट्रेंथन करना है. ठीक है. पोस्ट मॉनसून वाइल्ड लाइफ सेंसस हुआ कहां पर? कलाकड़ डिवीजन ऑफ कलाकड़ मदुनथुराई टाइगर रिजर्व. मैप में दिख रहा है, इसके बारे में पढ़ना है. कहाँ है? बिल्कुल लोकेटेड है साउथ वेस्टर्न घाट्स पे. 3 मेन सेंचुरीज हैं इस टाइगर रिजर्व में, कलाकड़ सेंचुरी, मदुनथुराई सेंचुरी एंड अ पार्ट ऑफ कन्याकुमारी सेंचुरी ऑल्सो. ये केरला और तमिलनाडु के बिल्कुल साथ साथ बॉर्डर में लगता है. अगस्त्य मलाई हिल रेंज कोर एरिया है यहाँ पर. इसको रिवर सेंचुरी भी बोलते हैं क्योंकि 14 रिवर्स यहाँ से ओरिजिनेट हो रही हैं. बहुत से वैलीज और पोरस रोक्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे. थॉर्नी श्रब्स टू लश एवरग्रीन फॉरेस्ट, टी और कॉफी प्लांटेशंस बहुत हैं, सवाना वुडलैंड्स हैं. टाइगर, टेल मैक्यो, स्लेंडर लॉरिस, बॉनेट मैक्यो, लायन टेल मैक्यो, बेसिकली ये सारी स्पीशीज यू विल गेट टू सी. मूविंग टू द लास्ट आर्टिकल, विल टॉक अबाउट इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन. अभी तक आई होप आपको एवरीथिंग इज क्लियर. कोई डाउट है यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन. ऑल्सो थोड़ा सा सेशन आप पीछे लेके जाएंगे तो वापस से सुनेंगे तो भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. ठीक है. सो प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन रिसेंटली विजिटेड इंडिया विद हर एंटायर टीम ऑफ कमिश्नर्स. इंडिया एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है फॉर द यूरोपियन यूनियन इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी, इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स. वाई इज, ये सारी बातें जो बोल रही हूँ लिखने वाली हैं, सुनना नहीं है. सिर्फ एक ऐसे आए हैं भजन कीर्तन की तरह सुनते हैं, ऐसे नहीं करना. राइट इट डाउन. तो इंडिया और यूरोपियन यूनियन की जो पार्टनरशिप है इट इज़ इम्पॉर्टेंट नाउ. क्यों? यूएस की फॉरेन पॉलिसी में चेंज आ रहा है. यूएस डोनाल्ड ट्रंप आ गए, अनसर्टेनिटी आ गई इन ट्रेड, सिक्योरिटी पॉलिसीज, और वो जो शिफ्ट है ऑफ यूएस, तो इट विल अफेक्ट कंट्रीज. वो और अपने स्ट्रॉन्गर पार्टनर्स ढूंढेंगे. इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया वांट्स मोर ट्रेड, मोर सिक्योरिटी एंड टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप अपनी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए. अगर विल स्ट्रेंथन रिलेशंस विद यूरोप, देखो किसी पे एक पे निर्भर नहीं होना है. सो विल रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन एनी वन कंट्री, चाइना, यूएस. यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन जो है इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है. ट्रेड में इंडिया एंड ईयू दे आर वर्किंग टू रिजॉल्व द ट्रेड बैरियर्स. एक्सपोर्ट बूस्ट करना, ये सारे एरियाज ऑफ कोऑपरेशन, ये जॉब्स क्रिएट करना, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना इंडिया के अंदर. AI, साइबर सिक्योरिटी, ग्रीन एनर्जी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये इन सब चीज़ों में कोलैबोरेशन. दोनों साथ में मिलकर दे आर वर्किंग ऑन 5G, सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन्स, डेटा प्रोटेक्शन रूल्स. ये विजिट मैटर करती है क्योंकि ये विजिट जो है इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू फिक्स द इन्वेस्टमेंट प्रॉब्लम्स, और आप अपने रिलेशंस को एक नेक्स्ट लेवल लेके जा सकते हैं. यहाँ पर इंडिया कैन क्रिएट अ बैलेंस, it can create a balance with ties with China and US, right? तो इंडिया और यूरोपियन यूनियन की अगर मैं बात करूँ ना, तो इंडिया और यूरोपियन यूनियन में 2023 के अंदर टोटल 12.2% ट्रेड हुआ, राइट?
इंडिया इज यूरोपियन यूनियन का, इंडिया 9th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। पिछले 10 सालों में दोनों में ट्रेड बहुत तेजी से बढ़ा है, सर्विसेज बहुत बड़ी हैं, आईटी, फाइनेंस, कंसल्टिंग। यूरोपियन यूनियन इन्वेस्ट करता है बहुत इंडिया के अंदर, दैट हेल्प्स टू क्रिएट जॉब्स ऑल्सो। आप सिक्योरिटी में देख लो, डिफेंस कॉपरेशन देख लो, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस, डिस्कशंस आर ऑन गोइंग फॉर द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस ऑल्सो। जैसे मैंने टेक्नोलॉजी की तो बात करी आपके साथ, सेमीकंडक्टर, एआई, राइट। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन और यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ट्रेड रूट बढ़ेगा, एनर्जी सिक्योरिटी और आएगी इंडिया मिडिल ईस्ट और यूरोप में अंदर। एक ऑल्टरनेटिव ट्रेड रूट हो गया चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसका। सो ये इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं। हालांकि हाँ, कॉम्प्लेक्स ट्रेड रेगुलेशंस हैं, उन पे काम करना है, राइट। यूरोपियन यूनियन वांट्स लोअर import tariffs on European goods like cars, dairy products, लेकिन इंडिया फिर अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को भी प्रोटेक्ट करना चाहता है। यूरोपियन यूनियन ने न्यू कार्बन टैक्स लगाया है, कार्बन बॉर्डर एडजस्टेड मैकेनिज्म, अगर आपने सुना हो, ऑन दी इम्पोर्ट्स। जैसे स्टील इंपोर्ट कर रहे हैं, सीमेंट इंपोर्ट हो रहा है, ताकि मतलब उन पे कार्बन टैक्स लग रहा है एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्शन के चक्कर में, टू प्रमोट दैट। तो इंडियन का आप जो माल एक्सपोर्ट करेंगे वो महंगा हो जाएगा उनके मार्केट में, तो वो EU के क्लाइमेट स्टैंडर्ड्स भी इट विल स्ट्रगल टू मीट दैट ऑल्सो। तो ये आई होप थिंग्स आर क्लियर। लिख लिया होगा, नहीं लिखा है लिख लीजिएगा। दिस वॉज द होल सेशन। Any doubt you can ask me. We'll move forward with the next one in the next session. Till then, take care, good luck, good wishes, happy learning everyone, all the best, take care. Thank you once again.